मैं दो और रीजन की बात कर लेती हूँ, नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता की। फिर बिग स्क्रीन पर आप लेकर आ जाइए दोनों आंकड़ा, और यहाँ पर किस तरीके से पोल परसेंटेज बढ़ा है उसे देखना होगा, क्योंकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है वहां पर तो आप देखिए, वहां पर तो पोलिंग परसेंटेज हर बार बढ़ता था, इस बार भी वहां पर बढ़ा है। पहले आप ये देखिए 1977, 2011 और 2026 का ये 3 आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं। कांग्रेस की जगह जब लेफ्ट की सरकार आई तो वोटिंग प्रतिशत 4.47% कम हुआ था, और सरकार बदली थी, ममता बनर्जी की सरकार आई 2011 में, जब ममता सरकार ने 2.36% अधिक वोटिंग कराकर यहां पर सत्ता में वो काबिज हुई। हालांकि इस दौरान वोटिंग का ट्रेंड अलग दिखाई दिया। 1977-72 के मुकाबले अगर आप यहां पर वोटिंग ट्रेंड देखेंगे तो कुछ मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन 2026 में आप देखें अचानक से इसमें अपसर्ज जो दिखाई दे रहा है, मतदाताओं का जो उत्साह दिखाई दे रहा है, 2021 से 7.67% अधिक 2026 में मत प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अब जरा वो दो और रीजन की जो मैं बात कर रही हूं, एक तो साउथ रीजन की बात कर रही हूं, वो जरा हमारे सामने रख दें। एक और आंकड़ा है साउथ रीजन, दक्षिण 24 परगना, ये इन क्षेत्रों की मैं बात कर लेती हूँ। डेटा कुछ मेरे पास है, मैं उसी के आधार पर ये चर्चा कर लेती हूँ। सज्जन जी, ये तो हमने देखा ही कि चाहे वो फाल्टा हो, चौरंगी हो, श्यामपुकुर हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर हम जानते हैं कि टीएमसी का ये मजबूत गढ़ है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम डेमोग्राफी के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से एक फाल्टा को अगर छोड़ दे जहां पर माइनस में गया है वोट परसेंटेज, आप बाकी उन इलाकों की बात करें जहां पर 20%, 28%, 29% मतदाता अधिक बाहर निकला है वोट करने के लिए, तो मुस्लिम मतदाता तो ऑलरेडी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर वोट डालने के लिए निकल ही रहा था। इस बार हिंदू मतदाता भी बढ़ चढ़कर बाहर निकला है, तभी वो 28-29% तक बढ़ा है। बिल्कुल, आप देखिए आप कोलकाता के ही देख लीजिए, उसमें जो एंटले है, चौरंगी है, बेलीगंज है वगैरह, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे जो हिंदू वोटर्स हैं या बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेसमैन वोटर्स हैं इन पॉश एरियाज, उनके तो मोहल्लों के आगे एक बाइक पे रूलिंग पार्टी का एक एलिमेंट बैठ जाता था, फिर वो वोट देने ही नहीं जाते थे, जिसे बंगाल में कहते हैं ना बूथ जैमिंग एंड सोर्स जैमिंग। सोर्स को भी आप जैम कर दे, सेंट्रल फोर्सेज आती रहे जाती रहे, बूथ पे आप तैनात करते रहे, वो अपने घर से ही नहीं निकलेंगे। तो आपने क्या किया, उनके वोट को प्रिवेंट कर दिया और फिर पहले बोगस वोटिंग उनका वोट डाल दिया। इस बार क्या हुआ है कि देखिए वोटर टर्नआउट ये दिखाता है कि बूथ जैमिंग तो चली ही नहीं, चूंकि स्टेट पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी, और सोर्स जैमिंग भी नहीं हुई, लोग निकले हैं। इसका मतलब फियर फैक्टर कम हुआ, और फियर फैक्टर वहां पे कोई रिएक्शन या एंगर में नहीं होता है, वो कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटेजी होती है सीपीएम के दिनों से, वो भी इस बार नहीं चली है। तो हिंदू मतदाता डरा हुआ तो वही है, चूंकि वो टीएमसी के खिलाफ है, माइनॉरिटी तो है, अपने कारण से वो टीएमसी के साथ है ही है, वो निकले हैं। सवाल यहां पे केवल ये है कि देखिए कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे डेमोग्राफी जो है वो काफी ज्यादा है। ये अब उसमें आप चौरंगी की बात कर लें, 42% से 43% मुस्लिम्स हैं। अब वहां पे आप कितना भी ज्यादा निकल जाएंगे, हो सकता है टीएमसी का विक्ट्री का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन हारे या जीते वो तो सबको पता है। जहां हिंदू मतदाता ज्यादा है वो भी निकले हैं, उसी अनुपात में निकले हैं, निश्चित तौर पे वहां बीजेपी की जीत की संभावना मजबूत दिखती है। लेकिन ये जो अभी एक आंकड़ा अभी हमने दत्ता सर जो सामने रखा भी दर्शकों के, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को अबतस्त करके जब वाम सरकार आई तब मत प्रतिशत गिरा हुआ था, लेकिन जब ममता बनर्जी वाम सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आई तब उस वक्त मत प्रतिशत बढ़ा हुआ था। इस बार ट्रेंड हम देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा है, 7% के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। क्या इससे कुछ डिसाइड हो पाता है कि ये रिफ्लेक्शन जो सत्ता में ऑलरेडी है उसको जिताने के लिए है या उसे हराने के लिए है? मीनाक्षी जी, मैं समझता हूँ कि 7% का जो है वो कहीं ना कहीं पे एक कॉस्मोलॉजिकल कनेक्शन भी है। शनि जी की जो साढ़े साथी है वो कहीं ना कहीं पे सारी साथी का भी एक जलवा। साढ़े साथी आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मेरे भाई शुद्धशील जी कह रहे थे कि दानव, आप उसी को समझाता हूँ कि हमारे बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध रविंद्र संगीत है, तोड़ा जेजा बोलिज भाई अमर सोनार हरिण चाई। मैं यहाँ पे कहता हूँ तोड़ा जेजा बोलिज भाई अमर रोहिंगा हरिण चाई।
तो ये जो रोहिंग्या हॉरिन है ना, जिसके बारे में सज्जन ने कहा है कि जैम कर देना सोर्स पे, ये ही जो बाइक वाले जितने होते थे ना, जो जैम कर देते थे सोर्स पे, ये वही सब घुसपैठी और रोहिंग्या है। इस बार वो सारी चीज़ें हो नहीं पाया, और उसी क्योंकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का इतना ज़्यादा दबदबा था और इलेक्शन कमीशन ने इतने शानदार वे में पूरा सारी चीज़ें की है। मैं बधाई देता हूँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को और चुनाव आयोग को, क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव को करवाया गया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और उसी के चलते वोटर्स बिना भय के बाहर निकले, जो आज तक कभी बंगाल में निकल नहीं पाए। ऐसे ऐसे वोटर पहले बार जाके मतदान केंद्र में जाके मतदान किए। मैं 30 सेकेंड्स मोर। मैं जानता हूं कि पहले के दौरान में ऐसा होता था, कलकत्ता शहर की मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण बांग्ला तो छोड़ दीजिए, वोट से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ये लुंगी वाहिनी और रोहिंग्या वाहिनी जाके बोलते थे, और पारा के जो दादा है ना, वो बोलते थे, बौदी वोट दिते बेरोबे ना, पिसीमा वोट दिते बेरोबे ना, आपनार मेये तो वही कॉलेजे पढ़े, आपका बेटा तो फलाना जगह पे काम करने जाता है, बाइक नंबर ये है, कॉलेज में पढ़ती है, आपका बेटा फलाना जगह पे काम करता है, बाइक नंबर ये है, तो रसगुल्ला खाओ दीदी पाठिয়েছে, काल के बसे बाड़ीते मांस भात खेओ। ये सच्चाई है। और घर पे मांस भात खाइए, और फिर या फिर आप मीट खाइए, और रसगुल्ला भेजा गया है वो आप कल खाइए, वोट केंद्र पे मत आइए। ये तो सच्चाई थी। इस बार वो चीज जो बदला है, आपका जो मूल प्रश्न है कि कांग्रेस की सरकार जब गई थी तो मत प्रतिशत कम था, वाम फ्रंट आ गई है। बंगाल का ये इतिहास है कि जो जो पार्टी विपक्ष में रही है उसी पार्टी को सत्ता में लाया गया है। वाम फ्रंट उस समय विपक्ष में थी, सत्ता में आई। वाम फ्रंट की सरकार रही, टीएमसी विपक्ष में थी, सत्ता में आई। टीएमसी आज सत्ता में है, तो आप समझ सकते हैं कि आप किसकी बारी है। लेकिन ये बारी कैसे आ रही है? आज सारा मुद्दा इसी पर है, क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी ये कह रही हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रही हैं शुद्धशील घोष जी, कि जो होने जा रहा है वो टीएमसी का एक बार फिर जीत का चौका लगने जा रहा है। अगर मैं उन मुस्लिम इलाकों की भी बात कर लूं, मैं चलिए कोलकाता पोर्ट की बात कर लेती हूँ, अर्बन एरिया की भी बात कर लेती हूँ। अगर फिरहाद हाकिम हार जाते हैं, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर टीएमसी कैसे जीतेगी? भवानीपुर, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि वो 20,000 के मार्जिन के साथ ये सीट जीत रहे हैं, तो ममता बनर्जी हार रही हैं, फिर टीएमसी कैसे जीतेगी? लेकिन ये बड़े बड़े नेता, सबसे ताकतवर नेता, यूं ही तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी भी तो असेसमेंट है, उनका भी तो एनालाइज है। आप एकदम से उसको दरकिनार कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि ऑफिशियल नंबर वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 148 है, बट यहाँ पर 2 अनऑफिशियल नंबर है, और वो 2 पार्टी के लिए लागू है। उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उतने ही नंबर का जरूरत है। पहले मैं टीएमसी की बात करता हूँ, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 200 चाहिए। अगर 200 के नीचे टीएमसी है तो वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाएगी, और अगर भाजपा को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उसको 120 सीट चाहिए, 148 नहीं चाहिए। नहीं, सर, ये आप मुझे कंफ्यूज करें, ये कैसे हो सकता है? एक को 200 सीट चाहिए और दूसरे को 125 होने से भी गवर्नमेंट बन जाएगी? करेक्ट, वहां पर ही मैं आता हूँ। देखिए, भाजपा को अगर 120 सीट मिल जाती है तो क्या होता है, ऑपोजिशन मतलब मैं टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ, जेयूपी सबको पकड़ लेता हूँ, सबको कुल मिलाकर कितना सीट रहेगा? 174, और 120 है भाजपा के पास। तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भाजपा को चाहिए 28 सीट्स, और ऑपोजिशन के पास जो मेजोरिटी मार्क है उससे बस 26 सीट ज्यादा है। तो यहां पर जो सिचुएशन हो जाएगा, भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब लोग भाजपा से जुड़ने के लिए 50-60 लोग ऐसे ही आ जाएंगे, बोलेंगे आप गवर्नमेंट फॉर्म करो। नहीं, इसको थोड़ा और ब्रीफ हम करेंगे। अब ये बताएं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी सीट लेकर आ सकती है? और सीट अगर लेकर आ भी गई तो वो बीजेपी के साथ थोड़ी ना जुड़ जाएगी, वो तो इंडिया अलायंस में अपने सहयोगी ममता बनर्जी के साथ जाना चाहेगी। नहीं, वो तो आप जो बात कर रहे हो वो तो ऑफिशियल पोस्टपोल अलायंस है, बट इतने दिन ममता दीदी ने जो खेला ना, कि सारे जो अपोजिशन है वो ममता दीदी के पास चले जाते थे उन्नयन के कारण। अभी वो उल्टा उन्नयन गेम हो जाएगा। और ये मेरा बात नहीं है, मैं ग्राउंड लेवल में काम किया हूं, ये टीएमसी वालों का जो ग्राउंड लेवल वर्कर है वही बोल रहे हैं
इसलिए आप देख लो टीएमसी का जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, शायद वो झंडा लेके जा रहा है, वो पोस्टर लगा रहा है, बैनर लगा रहा है, लेकिन वोटिंग के दिन वो चुपके से भाजपा के लिए ही वोट किया है, क्योंकि वो लोग भी बिलीव करते हैं कि भाजपा एक बार 100 का मार्जिन क्रॉस कर जाता है, उसका सेंचुरी हो जाता है, तब कुछ भी ममता दीदी के हाथ में नहीं रहेंगे। और इसलिए अगर जी जान लगा के वो अगर वो डरा धमका के जो इलेक्शन पहले करते थे, वो अगर इस बार गलती से कर लेंगे ना, तो जनता भी उसके साथ बाकी खेला कर देंगे। तो ये माहौल बन चुके हैं, ये गेम टीएमसी हार चुके हैं। आप एक भी एग्जिट पोल दिखा दो जहां पे नंबर 140 से नीचे आ रहा है, और अगर 140 भी होता है, मैं वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ता हूं, तभी दीदी कुछ नहीं गेम कर सकता है। देखिए अमित शाह जी जब कोलकाता आए थे, यहाँ पर रैली कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोला था, वो बहुत ध्यान से हमको सुनना होगा। उन्होंने बोला था टीएमसी को हराने के लिए मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताता हूं, भवानीपुर में दीदी को हरा दो, बाकी मैं देख लूंगा। इसके मतलब यही है, यहां पर अगर टीएमसी जीत भी जाती है 160, 170, 174 सारे ऑपोजिशन मिला के भी लेके आ जाते हैं, और भवानीपुर में दीदी अगर हार जाती है तो ये गवर्नमेंट ओथ भी नहीं ले पाएगी, उसके पहले ही भाजपा का गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा। और दीदी अगर बाई चांस जीत भी जाती है 170, 165 इसमें उनका आंकलन आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट 3 to 4 मंथ भी यहाँ पर रह सकता है। ये मेरा बात नहीं है, ये टीएमसी वालों का बात है। तो इसलिए जो भी बात अभी ये टीएमसी वालों बोल रहे हैं, उनका जो काउंटिंग एजेंडा है उसको काउंटिंग हॉल तक लेके जाने के लिए, लेकिन कल जो वोटिंग हुआ है जाने के लिए, लेकिन जो अभी आपने एनालिसिस दिया, सचिन जी व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं देखिए, ये बातें तो खैर चुनाव के बाद होगी कि क्या होगा, पहले तो आपको विनिंग नंबर चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये जो बता रहे हैं ये एक नैरेटिव चला, ये विस्पर था कैंपेन, खासकर जो लोग बदलाव चाहते थे, बट इसका सही में जो यूटिलिटी है वो था कि वहां पे चुनाव जीतने से पहले आपको वॉर ऑफ परसेप्शन जीतना, आपको धारणा में, मान लीजिए मैं अपोजिशन पार्टी को वोट करना चाहता हूं और मुझे लगे कि हमने वोट तो कर दिया और गलती से कहीं फिर से टीएमसी आ गई, तो फिर मेरा क्या होगा। 2021 का स्मरण है लोगों को क्या हुआ था, हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने 110 का फिगर दिया था पहले चरण के चुनाव के बाद, वो उसी परसेप्शन को परसेप्शन वॉर है। देखिए हो भी सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं उसकी एक परसेप्शन वॉर की भी लड़ाई चल रही है कि कुछ भी करो सरकार हमारी बनेगी, यही तो कहना है, आपको भरोसा दिलाना है कि आपको डरना नहीं है। भाई सेंट्रल फोर्सेज आएंगे चले जाएंगे, क्या आप करेंगे? तो आपको यह दिमाग में बिठाना है कि चिंता मत कीजिए, हम 110, 120 सीट भी लाएं तो भी सरकार बना लेंगे। तो इसको आप एक स्ट्रैटेजी के तौर पे देखें कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था और वहां पे ये काम किया है, क्योंकि लोग निकल के वोट किए हैं। अब 120, 110 पे क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है कहना आज की तारीख में, लेकिन इसकी यूटिलिटी मुझे ज्यादा लगती है कि ये परसेप्शन वॉर में बीजेपी को, एंटी टीएमसी वोटर को ये भरोसा दिलाना था कुछ भी हो जाए सरकार बीजेपी बना लेगी, आप सुरक्षित रहेंगे, वोट दीजिए। मैं इसको दूसरी तरफ से पूछती हूँ, हिंदुओं को ये भरोसा दिला पाने में बीजेपी क्या कामयाब रही है कि यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार बन सकती है, वो भी सत्ता में आ सकती है? बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी जी, और मैं मेरे छोटे भाई सज्जन की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। परसेप्शन की लड़ाई तो बेशक थी, और कल जैसे मैंने कहा था उसको आज कहीं ना कहीं पे शुद्धोशील ने भी सेकंड किया है। कल मैंने कहा था कि मुखे तृणमूल चुपचाप पद्म फूल, ये कल मैंने कहा था। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे हैं वहाँ से, जो घासपुल हैं वहाँ से, वो लोग 4 तारीख के बाद फूर 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 करने के लिए तैयार हैं। और बहुत ऐसे हैं, नाम नहीं बताऊंगा कौन सा एरिया से है ये भी नहीं बताऊंगा, पर फुरफुर ज़रूर होगा। और ये जो फुरफुरा शरीफ का जो एक कुंबा है वो बाकी बचा कुचा काम दक्षिण बंगाल में कर देगा, चाहे वो आपका भांगौर का इलाका हो, चाहे वो आपका बशीरहाट का इलाका हो, या फिर फलता जैसे इलाका भी आप क्यों ना कहें जहाँ पे रीपोलिंग का आदेश दिया गया है। सारे जगहों पे और संदेश खाली वगैरह में सब जगहों पे होगा ये चीज़, और इसीलिए दीदी इतना ज़्यादा घबरा गई है। कल जो उनका वोट देने के बाद जो बयान आया था, जिस तरह से ऐसे गुस्सा होके जिस हिसाब से बोल रही थी, और जो साइकोलॉजिकल पैरानॉइसी थी उनके चेहरे पे, वो भी बहुत कुछ दर्शा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप शायद टीएमसी अपने घर को कैसे बचाए उस पे शायद टीएमसी लग गए हैं। और अचंभित नहीं, साउथ कोलकाता की बात कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है साउथ कोलकाता में कितनी सीटें टीएमसी इस बार बचा पाएगी? क्योंकि पिछली बार तो सब उन्हीं की थी, तो मुझे यही पूछना पड़ेगा कितनी बचा पाएगी। इसी पे मैं आ रहा था, मैं भवानीपुर का उदाहरण देके आ रहा था।
मैं समझता हूं कि अचंभित मत होइए अगर भवानीपुर नंदीग्राम हो जाता है, और नंदीग्राम अगर भवानीपुर हो गया तो आसपास पे क्या होगा आप समझ सकते हैं। कलकत्ता में जिस तरह का सैलाब इस बार बहा है, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ मेरी बात हुई है जो कलकत्ता और ग्रेटर कलकत्ता एरिया पे है, एक तरफा उन लोगों ने जाके कमल के उस पे चिन्ह पे बटन दबाया लेकिन घोषदा, मुझे अभी सुबह ही चर्चा में ये कहा जा रहा था कि हुगली नदी रात को उल्टी बहती है, उल्टी बह गई तो फिर क्या होगा? उल्टी बह गई तो तृणमूल कांग्रेस नाम का जो दल है वो 4 तारीख के शाम के बाद उसको दिखाई नहीं देगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये लोग कैसे डरे हुए हैं और ये कैसे इलेक्शन ऑलरेडी हार चुके हैं। इनका जो टैगलाइन था इलेक्शन के पहले, जतई करो हमला आबार जीतबो बांग्ला, मतलब जितना आपका मर्जी है आप हमला लगा दो, जो ईडी आ रहा है, सीबीआई आ रहा है, एसआईआर कर रहे हो, ये कुछ नहीं, ये बंगाली के ऊपर, बंगाली हिंदू के ऊपर हमला है, तो इसलिए बंगाली जनता आपको हरा देंगे। और जहां पर इलेक्शन के पहले दिन कल्याण बनर्जी, उनका जो सीनियर एमपी है, उन्होंने बोलता है कि हम लोग टेरिफाइड है, हम लोग बंगाल में सेफ नहीं है, हम कभी भी मर सकते हैं। इसके मतलब ये जो आप बात कर रहे थे, जो नैरेटिव चलाने की आप कोशिश कर रहे थे कि आप जो भी कर लो, दीदी है, दीदी सब कुछ संभाल लेंगे। अब कल्याण बनर्जी के बयान के मुताबिक दीदी आप कुछ नहीं संभाल सकती है। तो अगर आपके दल का सीनियर एमपी आपके लीडरशिप के ऊपर ही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो तो जनता क्या करेंगे? ये जो सेकेंड फेज के चुनाव था, ये बोल रहा था तृणमूल कांग्रेस का घर है, किला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी होते थे, यहाँ पर लोग अपने वोट नहीं डाल सकते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन सीआरपीएफ ने दिखा दिया कि लोग अपने वोट अपने डाल सकते हैं। आप सोच लीजिए, एक लोग जिसका एज 40 या 50 इयर्स के रेंज में है, वो अभी तक वोट नहीं डाल पाया था। ये इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ के कारण जिंदगी में पहले बार चुनाव में उसे मतदान देने का जगह आ रहा है, तो किसको वोट डालेंगे? जो इतने दिन उसका चुनाव के हक छीन रहे थे, है उन्हीं को जाहिर है वोट जाएगा। लेकिन सर, मेरे लिए समझना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, फजन जी अगर आप समझा सके कि 2021 के चुनाव में जिस दूसरे चरण के 142 सीटों पर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी 18 सीट पर सिमट गई, वहां पर बढ़कर कितनी चली जाएगी? 30 चली जाएगी, 35 चली जाएगी, कितनी बढ़कर चली जाएगी? देखिए, इसमें दो चीजें आपको ध्यान में देनी होंगी। जो 18 सीटें बीजेपी जीती, अगर आप सेंटिमेंट याद करें चुनाव के पहले का जो था, वो काफी स्ट्रांग था बीजेपी के पक्ष में। पिछली बार वो वोट नहीं हुआ, और उसमें कितना ममता और टीएमसी के लिए प्रेम के कारण वोट था, कितना वोट डर के कारण था, और कितना वोट जिसे हम कहते हैं बंगाल में साइंटिफिक रिगिंग था। लेकिन हम मान लेते हैं बावजूद इसके टीएमसी ने उसको मैनेज किया। उस समय हमें पता है कि बीजेपी ने काफी मेहनत किया था। अभी जो हो रहा है कोई इस बार का मेहनत नहीं है, ये 2016 के बाद 18 की जो हिंसा हुई पंचायत चुनाव में, उसके बाद 19 में बीजेपी का दिखा, 21 में जो उस समय के लोगों ने मेहनत किया, वो अब धीरे धीरे एक पत्थर को जब आप 5 बार 5वें में जब वो टूटता है, इसका ये मतलब नहीं कि 4 बार जब आपने मारा तो उसका कोई असर नहीं था। वो सब एक इंक्रीमेंटल है, उस पर आप कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर देखिए कि पहली बार हो रहा है कि पिछली बार ग्रामीण एरिया में आपको वोट मिल रहा था, दलितों में खूब वोट मिला, डेटा भी बता रहा है, पोस्ट पोल डेटा। आदिवासियों में अच्छी खासी संख्या मिली, ओबीसी या जो चास बास करने वाले हैं उनमें मिला, ठीक है, अलग अलग है। बंगाल में लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन वोट का जो कोलकाता का मिडिल क्लास था उसमें जिस तरह की संख्या चाहिए थी वो नहीं मिला। और मुस्लिम समुदाय तो पहले हो ही क्या था। इस बार हमने देखा है कि जो भद्र लोग जिसे आप कहते हैं बंगाली मिडिल क्लास, उनके बीच में जबरदस्त क्रैक है। क्रैक क्या है? ज्यादा बीजेपी की तरफ है। उसके बाद आप देखिए लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन है, तो लेकिन फिर भी अब कोलकाता ये पोर्ट आप ले लिया, उसमें तो 55-56% मुस्लिम है, तो कहां से आप वहां जीत पाएंगे? जहां डेमोग्राफी बिल्कुल आपके अगेंस्ट है वहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां भी होता था कि 28%, 27%, 25% मुस्लिम और थोड़े हिंदू आ गए, टीएमसी जीत गई, उन सीटों पे बीजेपी का दावा इस बार मजबूत है। फिर भी आपने मुझे नंबर नहीं दिया, पर एक एनालिसिस आज की डिस्कशन का ये हम समझ सकते हैं कि वो मुसलमान जो अपनी एक पार्टी चुनकर, और मैं ये एक बात दोहराती हूं कि मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है, मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। जो पार्टी बीजेपी को हरा दे वही उसकी पार्टी है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में वो आरजेडी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, वही उनकी पार्टी है। और
बंगाल में अगर मुसलमान बीजेपी को हरा नहीं पा रहा है, टीएमसी को जिता नहीं पा रहा है, तो फिर वो इस पूरे देश में किसी राज्य में क्या बीजेपी को हरा पाने की स्थिति में किसी क्षेत्रीय दल को ला पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो 4 मई को नतीजे के बाद बहुत स्पष्ट हो जाएगा।